मैं आपका नौकर रहना चाहता हूं। ये मैंने नहीं लिखा, ये सावरकर जी ने लिखा। नमस्कार, देश के पसंदीदा डिबेट शो राष्ट्रवाद में आपका स्वागत है। मैं हूं सुशांत सिन्हा। राष्ट्रवाद यानी देश से बढ़कर कुछ नहीं। हिंदुत्व के विचारक विनायक दामोदर सावरकर यानी वीर सावरकर, वो स्वतंत्रता सेनानी जिन पर आजाद भारत में सबसे ज्यादा राजनीति होती है। कल भी भारत जोड़ो यात्रा के दौरान महाराष्ट्र के वासिम जिले में राहुल गांधी ने सावरकर पर सवाल उठाए। सावरकर की चिट्ठी दिखाकर यह दावा किया गया कि सावरकर अंग्रेजों के साथ थे। एक बार राहुल गांधी ने क्या कहा, सुन लीजिए, फिर आगे क्या। पहले ये मेरे लिए सबसे जरूरी डॉक्यूमेंट है। ये देखा आपने, दिख रहा है आपको? और इसमें आप देख लीजिए, ये सावरकर जी की चिट्ठी है जिसमें उन्होंने अंग्रेजों को लिखा है। और मैं पूरी चिट्ठी आपको पढ़नी होगी, देख लीजिए, मैंने हाईलाइट भी कर रखी है, मगर मैं सिर्फ आखिरी लाइन पढ़ना चाहता हूं। अंग्रेजी में लिखी है तो मैं अंग्रेजी में बोल देता हूं। आई बेग टू रिमेन सर योर मोस्ट ओबीडियंट सर्वेंट वी.डी. सावरकर। हिंदी में ट्रांसलेशन कर देता हूं। सर, मैं आपका नौकर रहना चाहता हूं। ये मैंने नहीं लिखा, ये सावरकर जी ने लिखा है। तो इसको आप पढ़ लीजिए, देख लीजिए। अगर फडणवीस जी देखना चाहते हैं इसको, वो भी देख लें। तो मैं तो इसमें बहुत क्लियर हूं, सावरकर जी ने अंग्रेजों की मदद की थी। राहुल गांधी ने सावरकर पर यह टिप्पणी की तो सबसे पहले महाराष्ट्र के उनके साथी शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे ने किनारा कर दिया। एकनाथ शिंदे गुट ने राहुल गांधी के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर दी। वीर सावरकर के पौत्र रणजीत सावरकर ने भी राहुल के खिलाफ शिवाजी पार्क पुलिस थाने में शिकायत दर्ज कराई। महाराष्ट्र में आकर वीर सावरकर के बारे में इस प्रकार से इल्जाम लगाना, सावरकर जी की बदनामी करना, ये न महाराष्ट्र को मंजूर है, न शिवसेना को मंजूर है, हम सबको मंजूर है। महाराष्ट्र के कांग्रेस नेता भी उनका समर्थन नहीं करेंगे। बयान का कोई जरूरत नहीं थी। उससे महाराष्ट्र विकास अघाड़ी में भी दरार पड़ सकती है, मैं आपको बता रहा हूँ। क्योंकि हम वीर सावरकर को श्रद्धा का स्थान मानते हैं और हमेशा रहेंगे। कल से ही राहुल गांधी के सावरकर वाले बयान पर महाराष्ट्र की सड़कों पर महाभारत चल रही। शिंदे गुट ने सड़कों पर प्रोटेस्ट किया। आज एमएनएस के नेता और कार्यकर्ता सड़कों पर उतरे। बीजेपी ने भी इस मुद्दे को लेकर राहुल गांधी के खिलाफ मोर्चा खोला। राहुल गांधी से माफी की मांग कर रहे हैं। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा है कि राहुल गांधी पहले हिंदू आतंकवाद की बात करते थे, आज सावरकर पर सवाल उठाया। टुकड़े टुकड़े गैंग के साथ भारत जोड़ो यात्रा करने वाले राहुल गांधी जी, सवाल ये खड़ा होता है कि आप कभी हिंदू आतंकवाद की बात करते थे, कभी भारत के टुकड़े टुकड़े करने वालों के साथ जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में खड़े नजर आते थे। सावरकर, वीर सावरकर के ऊपर आप प्रश्न चिन्ह खड़ा करते हो। ये कांग्रेस की मानसिकता है जो एक परिवार से आगे बढ़कर ना देख पाई है ना देख पाएगी। वो ये शायद जानते गुजरात का मॉडल नंबर 1 मॉडल है, गुजरात का मॉडल विकास मॉडल है, और गुजरात की गली गली में एक ही नारा है, भाजपा ने राजमा गुजरात मजामा। कांग्रेस केवल टोपियों की राजनीति तक सीमित रहती, विकास के मॉडल पर कभी बात नहीं करती। कांग्रेस ने बांटो और राज करो, इसी पर राजनीति की। अंग्रेज चले गए लेकिन अपनी सोच कांग्रेस को सौंप कर चले गए थे कि बांटो और राज करो। कांग्रेस ने जाति, धर्म, संप्रदाय इसके नाम पर ही वोट मांगे हैं। भारतीय जनता पार्टी सुशासन, विकास और ईमानदारी के नाम पर काम करती है, और ये सुशासन, विकास और गरीब कल्याण भाजपा की पहचान है। ऐसे में राष्ट्रवाद में आज के सवाल है, राहुल की जोड़ने वाली यात्रा में तोड़ने वाला बयान क्यों? नेहरू की भूल का जवाब देने के लिए वीर सावरकर को नौकर बता देंगे क्या? राहुल के बयान से नाराज उद्धव, क्या उनका गठबंधन टूटेगा? चर्चा करने के लिए हमारे साथ कुछ मेहमान जुड़ रहे हैं। जीवीएल नरसिम्हा राव, बीजेपी के प्रवक्ता, हमारे साथ थोड़ी देर में जुड़ जाएंगे।
आचार्य प्रमोद कृष्णम कांग्रेस के नेता थोड़ी देर में हमारे साथ जुड़ जाएंगे। शांतनु गुप्ता पॉलिटिकल एनालिस्ट हमारे साथ जुड़ रहे हैं। उदय माहौरकर ऑथर हैं, वो हमारे साथ जुड़ जाएंगे जिन्होंने सावरकर पर किताब भी लिखी है। और सतीश प्रकाश पॉलिटिकल एनालिस्ट भी हमारे साथ जुड़ेंगे। अभी फिलहाल शांतनु जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शांतनु भाई, ये राहुल गांधी जो कह रहे हैं कि योर ओबीडियंट सर्वेंट, ये लिखने का मतलब नौकर होता है। और मैंने कल न्यूज की पाठशाला में बड़े विस्तार से दिखाया कि महात्मा गांधी अपनी चिट्ठियों में लिखते थे आई एम मोस्ट ओबीडियंट सर्वेंट एमके गांधी। और न सिर्फ अंग्रेजों को लिखते थे, रशियन राइटर लियो टॉल्स्टॉय को भी लिखा उन्होंने, योर ओबीडियंट सर्वेंट एमके गांधी। तो राहुल गांधी की परिभाषा से अगर योर ओबीडियंट सर्वेंट लिखने का मतलब नौकर होता है, तो फिर महात्मा गांधी लिखते थे तो उनके लिए क्या कहा जाएगा? सुशांत भाई, आपने बिल्कुल ठीक कहा। आई बेग टू रिमेन योर ओबीडियंट सर्वेंट, ये एक भाषा होती थी। जैसे हम आजकल कोई ईमेल लिखते हैं तो उसमें योर सिंसियरली, योर थैंकफुली ऐसा लिखते हैं, तो उस समय एक भाषा चलन थी जो बहुत सारे लोग लिखते थे। आपको कई विदेशी लोग ऐसे मिल जाएंगे ऐसा लिखते थे, केवल भारत में नहीं लिखते थे। और क्योंकि सावरकर, महात्मा गांधी लंदन में पढ़ के आए थे, तो उस भाषा शैली से वो परिचित थे कि आप किसी को अगर एक मर्सी पिटिशन लिख रहे हैं, आप बाहर निकलना चाहते हैं जेल से, और उसका तरीका था कि अगर आप ऐसे ऐसे करो, तो उसकी एक भाषा थी। अब राहुल गांधी की पॉलिटिकल इमेच्योरिटी है कि उसको वो पढ़ रहे हैं, उनको ये नहीं पता कि सावरकर केवल अकेले ऐसे पॉलिटिकल प्रिजनर थे जिनको डबल कैपिटल पनिशमेंट मिला था। मतलब 25-25 साल, 50 साल के लिए उनको जेल में डाला गया था। उनके टी शर्ट में डी लिखा रहता था कि डेंजरस है ब्रिटिश साम्राज्य के लिए। और उनको जिस तरह की यातनाएं दी जाती थी, उसको अगर राहुल गांधी पढ़ लें एक बार, तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं। बोलते समय 6-6 दिन के लिए खड़ा रखा जाता था। उनको कोलू के बैल की जगह बैल हटा के कोलू का बैल घुमाया जाता था और कहा जाता था अगर एक मिलीलीटर भी तेल कम रह गया तो रात को खाना नहीं मिलेगा। और ऐसा अक्सर होता था। वहां पे जितने कैदी थे उनको टीबी हो गए थे, लंग्स की भी बीमारियां हो गई थी। और ऐसी यातना उन्होंने 10 साल से भी ज्यादा काटी। और उसके बाद उन्होंने देखिए मर्सी पिटीशन क्यों लिखी? क्योंकि एक तरीका था कि मैं यहां से बाहर निकल के देश की ज्यादा सेवा कर सकता हूं कि यहाँ पे कोल्लू का बैल बन के सेवा कर सकता हूं। उसके बाद उनको रत्नागिरी में रखा गया 13 साल। और वहां पे उन्होंने क्या किया? वहां पे क्योंकि उनको पॉलिटिकल काम करने से मना किया था, तो उन्होंने क्या किया, जितने भी जो हमारे में समाज में कुरीतियां थी वो कैसे खत्म हो, कैसे जो महार समाज के लोग हैं वो मंदिरों के अंदर जा पाए। और बाबा साहब अम्बेडकर ने इसकी तारीफ करी। तो माहौरकर साहब आ गए, उन्होंने तो पूरी किताब लिखी है। मुझे तो जीवीएल में आपके पास आऊं उससे पहले उदय माहौरकर के पास एक बार चलूंगा। उदय सर ने अच्छी किताब भी लिखी है जो हमने दिखाई भी थी। उदय सर, क्या आपको लगता है कि राहुल गांधी जो हैं वो एक तरीके से देश सेवा कर रहे हैं जब जब वो वीर सावरकर के बारे में भ्रम और झूठ करते हैं? क्योंकि इससे मौका मिलता है कि वीर सावरकर को लेकर जो पूरा इतिहास दिमाग में भरा गया है, जिसमें बहुत कुछ फैक्चुअली गलत है, उसको करेक्ट करने के मौके मिलते हैं। ये चर्चाएं होती हैं जिसमें लोगों को पता चलता है कि वीर सावरकर क्या थे, नहीं थे, उनके माफीनामे को लेकर कितना झूठ फैलाया गया। वो जब लिख रहे थे योर ओबीडियंट सर्वेंट, तो एमके गांधी भी लिखते थे। ये बातें लोगों को पता चलती। तो राहुल गांधी एक तरीके से देश की मदद कर रहे हैं क्या? नहीं, बिल्कुल। देखिए, राहुल गांधी का ये राजकीय दिवालियापन है। कांग्रेस जो है एज ए पार्टी वो मुस्लिम मतों की इस तरीके से मोहताज हो चुकी है, और मुस्लिम मतों को प्राप्त करने के लिए वो किसी भी हद तक जाने को तैयार है। लेकिन उसकी जो इम्पैक्ट है वो ये है कि वीर सावरकर आज मेन स्ट्रीम में आ चुके हैं। मेरी पुस्तक, विक्रम संपत की पुस्तक, उसमें जो चर्चाएं हो रही हैं 1 साल से, उससे ये स्पष्ट हो गया है कि वीर सावरकर भारत की एकता और अखंडता के समय बड़े प्रतीक थे। और ये जो उनको डेनिग्रेट करने का प्रयास होता है, उनको बदनाम करने का प्रयास होता है, इसका मूल कारण ये है कि वीर सावरकर की आइडियोलॉजी, जिसको मैं कहता हूं ट्रू नेशन फर्स्ट, राष्ट्र प्रथम सही अर्थ में, वो अगर भावी पीढ़ी में फैल जाती है तो जो लोग विभाजित भारत पे निपटे हैं, पॉलिटिकल पार्टीज, लेफ्टिस्ट, पैन इस्लामिस्ट, उनकी दुकानें बंद हो जाएंगी। अगर हमारी भावी पीढ़ी ने अगर सावरकर का रास्ता अपना लिया तो इनकी दुकानें बंद हो जाएंगी। और यही कारण है कि उनपे बार बार बिल्कुल जिसको बोलते हैं कि गलत आक्षेप होते रहते हैं। एक तरीके से ये फॉल्सिफिकेशन ऑफ हिस्ट्री है। अब जो माफी पत्र की बात चलती है, ये हमारी किताब में हमने बहुत अच्छी तरह से टैकल की है, विक्रम संपत ने की है, और आज भी आपके सामने कुछ तथ्य रखना चाहूंगा। देखिए, छत्रपति शिवाजी
भारत के महापुरुष हैं। छत्रपति शिवाजी ने अपने जीवन काल के दौरान 5 बार माफी मांगी थी औरंगजेब की, 5 बार। हर एक माफी के पीछे एक चाणक्य नीति थी, एक रणनीति थी। और इन 5 माफियों के बाद में से 3 माफियों के बाद संधि हुई मुगल और मराठों के बीच में, और हर एक संधि हर एक बार शिवाजी ने ही तोड़ी। तो उन्होंने एक लक्ष्य प्राप्त किया, लक्ष्य रखा था अपने सामने हिंदवी स्वराज्य का। उसके लिए जो भी स्ट्रेटेजी आवश्यक थी वो उसको अपनाते थे। तो ऐसे ही सावरकर ने एक नहीं 10 मर्सी पिटीशन लिखी है, लेकिन एक पे भी उन पे विश्वास नहीं किया। और 1913 की उनकी जो मर्सी पिटीशन है गवर्नर जनरल को, उस पे जो उस टाइम के जो होम मेंबर थे रेजिनाल्ड क्रैडॉक, उन्होंने क्या टिप्पणी की है मैं आपको पढ़ के अभी सुनाता हूं। ये जो टिप्पणी उन्होंने की है वो हमारे सामने आनी चाहिए, लोगों के सामने आनी चाहिए। देखिए क्या लिखते हैं वो। 1913 में लिखते हैं रेजिनाल्ड क्रैडॉक होम मेंबर, सावरकर की मर्सी पिटीशन के ऊपर कमेंट करते हुए वो लिखते हैं, इन द केस ऑफ सावरकर इट इज क्वाइट इम्पॉसिबल टू गिव हिम लिबर्टी हियर, टू एनी लिबर्टी हियर, एंड आई वुड थिंक ही वुड एस्केप फ्रॉम एनी इंडियन जेल. So important a leader he is that the European section of the Indian anarchist would plot for his escape, which would before long be organized. If he were allowed outside the cellular jail in the Andamans, his escape would be certain. His friends could easily charter a steamer to lie off one of the islands, and a little money is distributed locally would do the rest. वो ये कह रहे हैं, यानी इसमें तो दिख रहा है कि अंग्रेज डर रहे हैं वीर सावरकर से कि ये आदमी भारत में एक ऐसा नेता है जिसको अगर हमने सेल्यूलर जेल में नहीं रखा तो हमारे लिए बड़ा खतरा हो सकता है, और इसलिए उनको कठोरतम सजा दी गई। हमारे साथ आचार्य प्रमोद कृष्णम भी हैं। आचार्य जी, आपके हिसाब से इससे बड़ा प्रूफ क्या हो सकता है? इससे बड़ा प्रूफ क्या हो सकता है? आचार्य प्रमोद कृष्णम जी, जिसको अंग्रेज जिससे इतना घबरा रहे थे, जिसके लिए महात्मा गांधी लिख रहे थे कि औरों का माफीनामा स्वीकार हो गया लेकिन वीर सावरकर और उनके भाई का नहीं हुआ, जिन्होंने कोई गुनाह भी नहीं किया, मतलब महात्मा गांधी खुद चाहते थे कि उनका माफीनामा स्वीकार हो, जिनके लिए इंदिरा गांधी ने कहा कि भाई इन्होंने अंग्रेजों को हिलाकर रख दिया था, देश के वीर सपूत थे वीर सावरकर, वो राहुल गांधी को अंग्रेजों के नौकर क्यों लगते हैं? देखिए सुशांत जी, प्रत्येक व्यक्ति के जीवन के ना कई पहलू होते हैं। एक बार ऐसा होता है कि एक व्यक्ति जो है किसी विचारधारा से प्रभावित होकर के बहुत अच्छे काम करता है, फिर किसी और दूसरी विचारधारा से प्रभावित होकर के कुछ और गलत काम भी कर बैठता है। कभी व्यक्ति गुस्से में होता है, कभी व्यक्ति अच्छा मूड होता है। वही व्यक्ति होता है कि एक दयालु भाव रखता है, दया का भाव रखता है। वही व्यक्ति होता है कि कभी कभी इतना क्रोध में आ जाता है, क्रूरता का भाव रखता है। ऐसे ही कभी व्यक्ति बहुत ही शौर्य की बात करता है, कभी व्यक्ति के मन में मनोदशा ऐसे ही परिवर्तित होती रहती है तो वो दया याचना कर देता है। तो दोनों पहलुओं को ईमानदारी से उसका विश्लेषण करना चाहिए। जहां तक भारत की स्वाधीनता के संग्राम की बात की जाए तो निश्चित रूप से मैं कहना चाहूंगा कि भारत को आज़ादी दिलाने के लिए देश के किसी भी व्यक्ति ने अगर एक भी दिन संघर्ष किया तो मैं उसको नमन करता हूं, मैं उसको प्रणाम करता हूं, मैं उसकी वंदना करने को तैयार हूं, क्योंकि भारत के सभी सपूत भारत को आज़ादी दिलाने के लिए कोशिश कर रहे थे और आंदोलन कर रहे थे। वीर सावरकर जी का जो जीवन है, जो शुरू का प्रारंभिक जीवन है, उन्होंने अंग्रेजों को भारत से भगाने के लिए तरह तरह की योजनाएं बनाई, तरह तरह के काम किए, और स्वाधीनता संग्राम के लिए जो मूवमेंट हो रहा था उसमें उन्होंने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। इसलिए मैं उन्हें स्वतंत्रता संग्राम सेनानी मानने में मुझे कोई दिक्कत नहीं है। मैं वीर सावरकर को ये बिल्कुल मैं वीर सावरकर को अगर कोई कहता है कि वो कायर थे, बुजदिल थे, गद्दार थे, तो मैं ऐसे शब्दों का प्रयोग किसी भी स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के लिए करना उचित नहीं समझता। तो ये बात आप राहुल गांधी को कब समझाएंगे सर? बेईमानी कर रहे हैं।
नहीं, आप इसको पॉलिटिकल एंगल से देखें कि राहुल गांधी को मैं समझाऊं। मैं कौन होता हूं राहुल गांधी को समझाने वाला? पर राहुल गांधी अगर देश के वीर सावरकर को, जिनको आप कह रहे हैं कि वो महान स्वतंत्रता सेनानी थे, उनको नौकर बताएं, उनको डरपोक बताएं, हिस्ट्री में बातें हैं उनको फैक्चुअली तोड़ मरोड़ कर बताएं, तो क्या ये आपका कर्तव्य नहीं है एक कांग्रेसी होने के नाते कि आप राहुल गांधी को बोलें कि सर ये तो उचित नहीं कर रहे हैं, आप ये तो अन्याय कर रहे हैं वीर सावरकर के साथ? फैक्ट ये है, हिस्ट्री ये है। अरे सुशांत जी, सारे कर्तव्य और दायित्व जो है वो हमारे ही हैं, कांग्रेसियों के ही हैं, बाकी किसी के नहीं है। नहीं, हम तो निभा रहे हैं सर। हमने तो पाठशाला में कल ऐसे फैक्ट बताए जो राहुल गांधी को देखने चाहिए। लेकिन मैं आपसे इसलिए कह रहा था क्योंकि राहुल गांधी हर मंच पे कहते हैं कि हमारे यहाँ कोई डिक्टेटरशिप नहीं है, जो आता है वो बोल के जाता है, जो आता है समझा के जाता है। इसलिए मैं आपसे उम्मीद कर रहा था। खैर जीवीएल साहब, आपको लगता है राहुल गांधी को ये बातें पता नहीं है या गलत बताई गई हैं? क्यों राहुल गांधी बार बार वीर सावरकर पर गलत बातें और भ्रम फैला? आप बहुत ही एक सेकंड नहीं सुशांत जी, आप मुझसे सवाल कर रहे थे, मैं जवाब दे रहा था, जवाब पूरा नहीं हुआ, उसमें आपने बीच में बात कर दी, उसके बाद आप जीवीएल साहब। अच्छा, आप पूरा कर लीजिए, आप पूरा कर लीजिए, मेरी बात पूरी होने। नहीं, आप बोल लीजिए आचार्य। आपकी डिबेट दूसरे एंकर, हाँ, आपकी जो डिबेट है वो एक बड़ी सारगर्भित डिबेट होती है, मैं ऐसा मानता हूं। दूसरे तमाम तरह की चिल्लापौन नहीं होनी चाहिए। मैं ये कहना चाहता हूं कि राहुल जी पर भी, राहुल गांधी जो करते हैं उन पर कोई उन्हें कहता हो आप चीन के एजेंट हो गए। जिस राहुल गांधी की दादी की शहादत हुई, जिस राहुल गांधी के पिताजी की शहादत हुई, जिस राहुल गांधी का जीवन पूरा उनके परिवार का चला गया, उनको देशद्रोही होने का तमगा दिया जाता। तो कभी कभी मनुष्य की मानव दशा क्या होती है। तीसरी बात मैं कहना चाहता हूं कि वीर सावरकर का जी का जो जीवन है, पहला प्रारंभिक जीवन, उसको मैं अप्रिशिएट कर रहा हूं। लेकिन अगर उन्होंने अपनी चिट्ठी लिखी और उसमें दया याचिका की है तो उसको भी इंडोर्स किया जाना चाहिए। इसमें प्रॉब्लम क्या है? इसमें कोई हम वीर सावरकर जी, मैं बताता हूं इसमें प्रॉब्लम क्या है सर, सावरकर जी मैं बताता हूं, लेकिन इसका प्रॉब्लम बताने के बाद जवाब आपसे बाद में लूंगा, क्योंकि अभी जीवीएल का इनिशियल कमेंट बचा हुआ है। प्रॉब्लम ये है सर कि अगर शिवाजी मान लीजिए माफीनामा लिखें और उसके बाद बाहर आकर जो है वो अपने देश को, अपनी सेना को मजबूत करें, तो उनको डरपोक नहीं बताया जाएगा। शिवाजी महान थे, हैं और रहेंगे। वैसे ही वीर सावरकर या बहुत सारे स्वतंत्रता सेनानी, और आपको शायद पता होगा, बहुतों को नहीं पता, हमने कल पाठशाला में बताया, राम प्रसाद बिस्मिल जी ने भी दया याचिका लिखी थी। उन्होंने खुद अपनी किताब में लिख रखा है कि मैंने लिखी थी। इसका मतलब नहीं कि राम प्रसाद बिस्मिल जो है वो डरपोक हो गए, ये प्रॉब्लम है। अब जीवीएल आप जवाब दें, फिर मैं आऊंगा आपके पास सर आगे। जीवीएल बोलें। सुशांत जी, आपको, पैनल में सभी को नमस्कार। एक बार कोई करता है तो उसको हम गलती मान सकते हैं, क्योंकि ये पहली बार राहुल गांधी का ये वक्तव्य है वीर सावरकर जी के संदर्भ में, ये पहली बार नहीं है। कम से कम मैं ऐसे तीसरी बार शायद सुना हूं। 2-3 साल पहले भी 2019 के चुनाव के पहले भी उन्होंने यही सिमिलर वक्तव्य किया था, उसके पहले भी। तो मतलब एक सोची समझी एक साजिश है। इसको मैं इसको केवल मूर्खता नहीं समझता हूं, केवल टिप्पणी नहीं समझता हूं, ये एक सोची समझी व्याख्यान है शायद गुजरात के चुनाव के संदर्भ में, क्योंकि आजकल कहीं भी अब बोला जाता है तो पूरे देश भर में या विश्व भर में देखा जाता है। और जो जैसा आपके पैनल में उदय जी या बाकी लोगों ने कहा है, ये जो शब्दावली है जिसको लेकर वो नौकर कहने के लिए इस प्रकार के दुष्प्रचार कर रहे हैं, महात्मा गांधी जी का भी ये लेख है। महात्मा गांधी जी ने भी लिखा था कि मैं एक इन्होंने एक जो चिट्ठी लिखा था 1921 में फरवरी में, उन्होंने लिखा है, ड्यूक ऑफ कनॉट को लिखा है, आई बेग टू रिमेन योर रॉयल हाइनेस फेथफुल सर्वेंट एम.के. गांधी। या लिखने से महात्मा गांधी कोई किसी के सर्वेंट हो जाते हैं? आजकल जिस प्रकार योर्स सिंसियरली, योर्स फेथफुली लिखा जाता है, उस समय ये शब्दावली, ये इसके बिना कोई फॉर्मेट था, ये फॉर्मेट में हर कोई लिखता था। राहुल गांधी क्या अपने ग्रेट ग्रैंडफादर के लिए भी ऐसा ही मानेंगे? एक हमारे मित्र ने एक विषय कहा है, जिस प्रकार मोतीलाल नेहरू ने जवाहरलाल नेहरू को कारागार से बाहर निकालने के लिए इस प्रकार के लेख लिखे थे, तो क्या मोतीलाल नेहरू भी कायर थे क्या? जवाहरलाल नेहरू भी कायर थे क्या? महात्मा गांधी भी कायर थे क्या?
क्या ये है क्या हमारे भाषा, हमारे महापुरुषों के प्रति? इंदिरा गांधी क्या उनकी दादी की बात राहुल गांधी क्या नहीं, उनको पर झूठी जीवीएल साबित आपके करना हिसाब से चाहते हैं? राहुल गांधी अगर ये पॉलिटिक्स कर रहे हैं, वीर सावरकर को गाली देके, उनके बारे में झूठ फैला के, उनको किसका वोट मिलेगा? नहीं, अब देखिए, वीर सावरकर जी को वो स्पष्ट से वीर सावरकर ये बड़ा जी सवाल है। हिंदुत्व ये की, आपका सवाल अच्छा नहीं है। देखिए, हिंदुत्व की जो विचार है, विचारधारा, विचार, आइडियोलॉजी को प्रोपोनेंट के रूप में वीर सावरकर जी को देखा जाता है। उनकी ही इज द ओरिजिनल आइडियोलॉग ऑफ हिंदुत्व। और हिंदू शब्द को और हिंदूज को अपमानित करना हमने कर्नाटक में हाल ही में देखा है, जिस प्रकार कांग्रेस के वर्किंग प्रेसिडेंट ने हिंदू शब्द को ही गाली करार दिया, हिंदू को कहा कोई ये धर्म नहीं है। ये सभी बयानों के पीछे तुष्टीकरण का एक विचार है। ये कभी प्रॉफिट के ठीक है, बारे आप में कह कोई रहे हैं, ऐसा आप कहता कह रहे है हैं ये क्या? तुष्टीकरण के लिए। ठीक है सतीश जी, आपके हिसाब से वीर सावरकर क्या अंग्रेजों के नौकर थे जो उन्होंने भाषा इस्तेमाल कर ली उस लिहाज से जो राहुल गांधी कह रहे हैं, या फिर वो डरपोक थे? आपके हिसाब से वीर सावरकर पर राहुल गांधी सही कह रहे, गलत कह रहे हैं? नहीं देखिए सुशांत जी, मेरा मानना ये कि ये तो सब लोग मानने के लिए तैयार हैं कि क्योंकि अभी तक बीजेपी और तमाम आरएसएस के लोग इस बात के ऊपर सहमत नहीं थे कि वीर सावरकर जी ने माफी मांगी, लेकिन आज आपकी डिबेट में तमाम लोग ये स्वीकार कर रहे हैं। नहीं, पर ये किसने बोला कि नहीं मानते थे? सब मानते थे, वो तो रिटर्न में है सर। सुनिए ना, मैं आप ही की बात पे आ रहा हूँ। देखिए, माफी आप तब मांगते हैं, माफी आप तब मांगते हैं कि जो भी आप काम कर रहे हैं उसका मतलब ये है कि आपकी नजरों में वो गलत है। अगर सावरकर जी माफी मांग रहे थे अंग्रेजों से, तो निश्चित रूप से जो भी वो काम कर रहे थे अंग्रेजों के खिलाफ, वो कहीं ना कहीं गलत था। माफी तो यही बात इंडिकेट कर रही है। दूसरी बात, ये नजरिया कहीं ना कहीं गलत है कि सावरकर जी की तुलना कहीं ना कहीं आप शिवाजी से करेंगे, सावरकर जी की तुलना आप जगह जगह कहीं ना कहीं अलग अलग लोगों से करेंगे। लेकिन ये सच्चाई है, ये ऐतिहासिक सच्चाई है कि सावरकर जी की इससे पहले, सबसे पहले भारत में सावरकर जी ने टू नेशन थ्योरी से पहले अगर कोई देने वाला था, बाकायदा पुणे का जो अधिवेशन है वहां उन्होंने जिन्ना से पहले, मुसलमानों से पहले टू नेशन थ्योरी देश के सामने रखी। लेकिन मेरा विरोध इस बात को लेकर के रहेगा कि जिस टू नेशन थ्योरी को लेकर के आप जिन्ना के ऊपर सवाल उठाते हैं, वे सवाल आप सावरकर जी से नहीं उठा सकते। तो मेरा देखिए, इन चीजों को कहीं ना कहीं ध्यान रखना पड़ेगा। दूसरी बात, मेरा एक बात और भी है, मैं इस बात से लेकर के कहीं ना कहीं आचार्य जी की इस बात से सहमत नहीं हूं कि देखिए, अगर इस देश की आजादी की लड़ाई हिंदू और मुसलमान मिलकर के लड़ रहे थे, अगर कोई व्यक्ति इस मिली हुई लड़ाई को अगर बांटना था, तो ये भी तो एक सवाल रहेगा ना, इससे आजादी की लड़ाई में क्या हिस्सेदारी तय हो जाती है? कहीं ना कहीं आजादी की लड़ाई कमजोर हुई है ना। जब आप कट्टर हिंदुत्व की बात करते हैं, देश का माहौल खराब है, देश के बंटवारे होने की सिचुएशन आ रही है, ऐसी स्थिति में अगर आप कट्टर हिंदुत्व की बात करेंगे, अलग हिंदुस्तान के अलग देश की बात करेंगे, तो ये कहीं ना कहीं। सतीश जी, मैं 2-3 प्रश्न पूछूंगा, छोटे छोटे जवाब दीजिएगा, जल्दी जल्दी जवाब दीजिएगा। सतीश जी, आपने पहले कहा कि जो माफीनामा लिखता है उसका मतलब वो जो काम कर रहा था उसको खुद गलत मानता है, यानी वीर सावरकर जो कर रहे थे उसको गलत मान रहे थे। एक मिनट सर, मेरा प्रश्न सुन लीजिए, छोटा जवाब दीजिएगा। वीर सावरकर जो कर रहे थे वो गलत मान रहे थे उसको, इसलिए उन्होंने माफीनामा लिखा। रामप्रसाद बिस्मिल ने भी दया याचिका लिखी थी, क्या वो जो कर रहे थे रामप्रसाद बिस्मिल वो गलत था? नहीं, ये तो सुनिए ना, ये देखिए, मेरा सवाल ये है कि अगर आप सावरकर जी को आदर्श मानते हैं, तो तमाम आरएसएस और बीजेपी के लोगों को यह बताना चाहिए। अरे भाई, मैं आपसे पूछ रहा हूं, आप फिर आपके पास जवाब नहीं है इसलिए आप घुमा रहे हैं। रामप्रसाद बिस्मिल अगर लिख रहे हैं दया याचिका, तो क्या वो गलत काम कर रहे थे? नहीं, दूसरी तीसरी नहीं सुनूंगा भाई, आप कुछ भी नरेशन देकर चले जाएंगे क्या? और मुझे ये बताइए, नहीं अभी ये भी बताइए, मुझे ये बताइए, एक मिनट, मुझे ये बताइए, नेहरू जी तो देश के लिए बहुत जान को तैयार थे, उनको अंग्रेजों ने 12 दिन नाभा जेल में रखा, तो उनके पिताजी ने तुरंत बॉन्ड भर दिया कि मेरे बेटे को छोड़ दो, ये नाभा में कभी नजर भी नहीं आएगा। लेकिन जिन सावरकर के लिए आप कह रहे हैं कि उनका आजादी में कोई योगदान नहीं था, वो देश की आजादी में जो लोग लगे थे उनको तोड़ रहे थे, वो अंग्रेजों के साथ खड़े थे, उनको अंग्रेजों ने इतनी मुश्किल हालात में क्यों रखा था? फिर अंग्रेज उनसे क्यों डरते थे कि ये जेल से भाग गया तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी? क्यों? नहीं, देखिए सुशांत जी, मैं आपकी इस बात से सहमत नहीं हूं कि जो व्यक्ति जेल में रहेगा वो स्वतंत्रता सेनानी ही होगा।
जेल में रहने के बहुत सारे कारण अरे हो भाई सकते मैं हैं। तो आपसे इसको पूछ रहा हूं, इस उसको बात में उनको करना क्यों रखा था सेल्यूलर जेल में, काला पानी की सजा क्यों दी थी? अरे भाई मेरी बात तो सुनिए ना। देखिए मेरा कहना यह है कि अगर टू नेशन थ्योरी को लेकर आप टू नेशन पे चले गए, जवाब नहीं है आपको, जवाब नहीं है कि नेहरू जी महान स्वतंत्रता सेनानी 12 दिन के लिए नाभा जेल में रहे, मोतीलाल नेहरू ने कह दिया कि ये नाभा में नजर नहीं आएगा, इसको छोड़ दीजिए, मैं बॉन्ड भरता हूं। उनको नाभा जेल में रख रहे थे, और जो आदमी अंग्रेजों के साथ मिला हुआ था उसको सेल्यूलर जेल में रख रहे थे, यानी अंग्रेज मूर्खता के चरम पर थे। नहीं देखिए मेरा तो सुनिए, आप मेरी बातों को गलत तरीके से डिफाइन नहीं, मैं बिल्कुल ठीक कर रहा हूं, आपके बातों में छेद है, मैं छेद दर्शकों को दिखा रहा हूं। जानना चाहते हैं महावरकर साहब, इतिहास में अगर वीर सावरकर अंग्रेजों के साथ थे, अंग्रेजों के लिए कोई खतरा नहीं थे, तो अंग्रेजों ने उनको इतने कठिन परिश्रम, इतनी कठिन सजा क्यों दी थी? 25-25 साल की 2 बार की सजा क्यों दी थी? सेल्यूलर जेल में क्यों रखा था? उनको भी नाभा जेल में डाल देते नेहरू जी की तरह। जी मुझसे सवाल है? नहीं, उदय महावरकर से। उदय जी। नहीं देखिए ऐसा है, पहली बात तो मैं इन्होंने जो टू नेशन थियरी का जो आक्षेप किया है वीर सावरकर जी पे, वो भी एक इतिहास के साथ बहुत बड़ी खिलवाड़ है। वो मुस्लिम मतों का जो राजकरण है उसके फलस्वरूप है। देखिए ये हिस्टोरिक, ये रिकॉर्ड पे है कि टू नेशन थियरी की बात पहला विचार रखा था, वो था सर सैयद अहमद खान ने, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के फाउंडर। और बाद में 1930 के अंदर जो मुस्लिम लीग का सेशन हुआ प्रयागराज में, वहां पे सर मोहम्मद इकबाल, जिन्होंने सारे जहां से अच्छा राष्ट्रगीत लिखा था और बाद में जो कट्टरवादी बन गए थे, उन्होंने पहली बार मुस्लिमों के लिए अलग देश की परिकल्पना की, यह कहते हुए कि भविष्य के अंदर में आज के सिंध, पंजाब, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस और बलूचिस्तान में भारत के मुसलमानों की भावी होमलैंड देख रहा हूं, फ्यूचर होमलैंड देख रहा हूं। उसके बाद में 1932 के अंदर रहमत अली चौधरी नाम के एक पंजाब के मुस्लिम थे, वो पढ़ते थे ऑक्सफोर्ड में, उन्होंने पाकिस्तान नाम जो है उसको कॉइन किया और उसको अंजाम दिया जिन्ना ने। तो ये कहना कि वीर सावरकर टू नेशन थियरी के जनक थे, ये बिल्कुल इतिहास का खिलवाड़ है। उनका जो 1937 का जो स्पीच है जो उन्होंने कर्नावती अहमदाबाद में दिया था, उसके अंदर उन्होंने कई बातें कही थी और लास्ट में यह कहा था कि हिंदू महासभा स्टैंड्स फॉर ए नेशन वेयर ऑल रिलीजन्स आर रिस्पेक्टेड बट वेयर देयर विल बी नो अपीजमेंट ऑफ एनीवन, एनी रिलीजन और एनी पर्टिकुलर ग्रुप। तो पहली बात तो ये जो इतिहास के साथ खिलवाड़ जो हो रही है, ठीक है, कुछ इतिहास के साथ खिलवाड़ हुई है, पार्टी द्वारा, आप ये कह रहे हैं कई ठीक है। वो शांतनु गुप्ता आपको जोड़ना चाह रहे हैं, फिर आचार्य जी आ रहा हूं आपके पास। शांतनु गुप्ता, एक्सपोज करने की बहुत आवश्यकता है। शांतनु गुप्ता। सुशांत भाई, अभी हमने कंपैरिजन किया कि नेहरू जी भी जेल में थे और सावरकर भी जेल में थे। एक तुलना बताता हूं आपको। हमने बताया कि सब लोग पहले लिखते थे, नेहरू जी ने भी अपनी किताबें लिखी हैं। नेहरू जी को जो वो चाहते थे वैसी इंक, वैसा पेन, वैसा पेपर दिया जाता था जेल के अंदर। सावरकर कैसे लिखते थे? सावरकर जेल की अपनी दीवारों पे चौक से, नखूनों से गाड़ के लिखा करते थे, उसे याद किया करते थे, कंठस्थ किया करते थे। और जो कैदी छूटने वाला होता था उसको याद कराते थे कई महीनों कि बाहर जाके इसको बताना और फिर इसको लिखा जाएगा। ऐसे वो अपनी किताबें लिखते थे और नेहरू जी को अपनी चॉइसेस्ट ऑफ इंक और पेन दिया जाता था। तो मैं आपको बस तुलना बता रहा हूं। और ये लिटरेचर जब बाहर जाता था तो ये लिटरेचर भगत सिंह के लिए, चंद्रशेखर आजाद के लिए, उन लोगों के गीता के समान होता था और उसकी प्रतियां कर करके पूरे स्वतंत्रता सेनानियों में बांटी जाती थी कि इसको पढ़ो और वहां से चेतना आती थी। ऐसे व्यक्ति को राहुल गांधी केवल राजनीतिक स्कोरिंग के लिए महाराष्ट्र में उनके होम स्टेट में जाके बोलना, मेरे ख्याल से तो इसे नासमझी कहूंगा मैं। आचार्य जी, एक तो जो लोग ये सुनते हैं उनके अंदर ये भावना आ ही जाती है कि भाई राहुल गांधी क्यों वीर सावरकर के खिलाफ ऐसा बोल रहे हैं जब फैक्ट सामने आते हैं। दूसरा, अभी महाराष्ट्र से भी खबर है कि उद्धव ठाकरे नाराज हो गए हैं, बोल रहे हैं मैं गठबंधन से बाहर आ जाऊंगा, ये गलत बयान कर रहे हैं। तो आपको पॉलिटिकल नुकसान भी होता दिख रहा है? देखिए, ये सुशांत जी, एक दुष्यंत कुमार का बड़ा अच्छा शेर है कि मेरा जिस्म बोझ से दोहरा हुआ होगा, मेरा जिस्म बोझ से दोहरा हुआ होगा,
मैं सजदे में नहीं था तुझे धोखा हुआ होगा। इंसान के ऊपर जब यात्राएं बहुत ज्यादा हो जाती हैं तो उसकी भी एक लिमिट होती है, वो टूट जाता है। और कुछ लोग नहीं टूटते हैं। भगत सिंह, राम प्रसाद बिस्मिल, ये लोग सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। लेकिन मैं फिर कह रहा हूं, हम जितने भी लोग बैठे हैं पैनल में, और शायद इस देश में एक बहस चल रही है, अपने पूर्वजों की जिंदगी का जब हम एनालिसिस करें, विश्लेषण करें, समीक्षा करें, तो हम बेईमान होकर ना करें, ईमानदारी से करें। पंडित नेहरू 10 साल से ज्यादा जेल में रहे, उनकी कमला नेहरू जेल में रहीं। कुछ लोग चाहते हैं, कुछ लोग ये कहना चाहते हैं कि पंडित नेहरू जो थे वो देशभक्त नहीं थे साहब, वो अंग्रेजों से मिले हुए थे। और कुछ लोग यही गलती और यही पाप कर रहे हैं जो ये कहते हैं कि वीर सावरकर अंग्रेजों के पिट्ठू थे। तो मैं दोनों ही का विरोधी हूं, मैं दोनों का समर्थन नहीं करता। वीर सावरकर ने जो देश के लिए किया, मैं उसको नमन करता हूं। मैं वीर सावरकर को ना गद्दार मानने को तैयार हूं, ना वीर सावरकर को कायर मानता हूं, ना वीर सावरकर को बुजदिल मानता हूं, ना अंग्रेजों का दलाल मानता हूं। अगर वीर सावरकर अंग्रेजों के दलाल होते तो उन्हें इतनी यातनाएं क्यों दी जाती। लेकिन अगर पंडित नेहरू के जीवन की और उनके चरित्र चित्रण को जब किया जाता है तो भी बेईमानी की जा रही है। पंडित नेहरू को, कमला नेहरू को, महात्मा गांधी को भी इस देश में नहीं बख्शा गया है, तो हम कैसे उम्मीद करें कि वीर सावरकर को बख्श लिया जाएगा। लेकिन ईमानदारी से बात करनी पड़ेगी। वीर सावरकर का स्वतंत्रता संग्राम आंदोलन में जो उनकी भूमिका है उसकी सराहना की जानी चाहिए। लेकिन जो उनकी चिट्ठी है, भारत का 10 सेकंड और भारत का जनमानस स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों से, शहीदों से ये उम्मीद करता है, ये हमारी भावनाएं हैं, भारत भावनाओं का देश है, ये उम्मीद करता है कि हम सर कटा सकते हैं लेकिन सर झुका सकते नहीं। तो वो जब दृष्टिकोण से हम देखते हैं तो वीर सावरकर की जो जिंदगी का वो पहलू है जिसमें उन्होंने अपने जीवन को हवन किया है, बलिदान किया है, जब उनकी चिट्ठी को हम देखते हैं, दया याचिका को देखते हैं, तो कुछ लोगों को ठेस लगती है। बस इतना सा मामला है। उनको गद्दार कहना, उनको कायर कहना, उनको बुजदिल कहना, मुझे लगता है ये ठीक नहीं है। ठीक है, मैं बस इसमें 2 बात जोड़ के जीवीएल आपके पास आ रहा हूं कि अगर राम प्रसाद बिस्मिल दया याचिका लिखें तो वो राम प्रसाद बिस्मिल हैं, सरफरोशी की तमन्ना हमारे दिल में है, यही बताया जाएगा, पढ़ाया जाएगा। लेकिन वीर सावरकर अगर लिखें जिस पर महात्मा गांधी को एतराज नहीं है, वो उनका स्वागत कर रहे हैं, सुभाष चंद्र बोस को एतराज नहीं है, वो कह रहे हैं तुम छूट कर बाहर आए, ये देश के लिए अच्छा है, इंदिरा गांधी को एतराज नहीं है, वो वीर सपूत बता रही हैं, तो हम लोग 2022 में बैठकर उनको अंग्रेजों का नौकर बताने वाले कौन होते हैं, ये मेरा प्रश्न है। और दूसरा, जीवीएल आपसे, वो कह रहे हैं जब आप नेहरू जी पे प्रश्न उठाते हैं तो वैसे ही कोई वीर सावरकर पर उठा देता है। देखिए, हमको केवल राजनीतिक दृष्टिकोण से नहीं, बट वास्तविकता के आधार पर ये बहस को और ये आर्गुमेंट्स को देखना चाहिए। और जैसा हमारे शांतनु जी ने कहा, ये हर एक को जानकारी है। जवाहरलाल नेहरू जी उनको भी सालों तक जेल में रखा गया, बट लेकिन उनका जो ब्रिटिश के साथ, ब्रिटिश नेतृत्व के साथ क्या संबंध थे, और वीर सावरकर जी ये तुलना करेंगे, बिल्कुल आपको स्पष्ट हो जाता है कौन उनके खिलाफ अपने जिंदगी बाजी लगाकर लड़ रहा था, कौन उनके साथ एक राजनीतिक एक डायलॉग करके अपनी एम्स को, ऑब्जेक्टिव्स को, सबके ऑब्जेक्टिव्स एक ही थे, देश के स्वतंत्र लाना, देश को स्वतंत्र बनाना। इसमें कोई विपरीत अर्थ नहीं निकाल सकते हैं। बट लेकिन परिस्थितियों में देखिए, वीर सावरकर जी को रखा गया, वीर सावरकर जी को रखा गया वहां अंडमान जेल में, नेहरू जी को नहीं रखा गया, गांधी जी को नहीं रखा गया। और ऐसे व्यक्ति जिनके कंट्रीब्यूशन उनसे ज्यादा थे, कांग्रेस पार्टी कभी न कभी इस प्रकार की एक जिद पालती है, उनको कम करके दिखाना है ताकि केवल नेहरू गांधी दिखे, बाकी सबको हम आउट करें। सुभाष चंद्र बोस जी के बारे में जो लोगों में कोई अच्छी फीलिंग न रहे उनके कंट्रीब्यूशन के बारे में, वीर सावरकर को हम गद्दार बनाकर उनको इस प्रकार उनके ऊपर स्टिकर चिपकाकर उनको खराब कर दे, ये एक तरह से साजिश है। राहुल गांधी उस परिवार के एक सदस्य हैं, उस लेगेसी के एक सदस्य हैं। जीवीएल, लेकिन इसमें मेरी एक आपत्ति है।
आपके पास आऊं उससे पहले जीवन मैंने मेरी एक चार आपत्ति पीढ़ी है। से देखिए, ये राजनीतिक आजाद भारत में नेहरू जी ने कुछ गलत निर्णय लिए, उसकी चर्चा होती है और होनी चाहिए। भाई आजाद भारत था, प्राइम मिनिस्टर थे, गलतियां हुई नहीं हुई वो होगा। आज भी नरेंद्र मोदी को लेकर चर्चा होती है, मनमोहन सिंह को लेकर होती है, अटल जी को होती है, नरसिम्हा राव को लेकर होती है, इंदिरा जी को लेकर होती है, वो होती है। लेकिन आजादी के पहले मोटिव तो सबका एक था कि आजाद कराना है। ऐसा तो नहीं कि नेहरू जी कुछ और चाह रहे थे। लेकिन मैंने नाभा जेल का एग्जाम्पल इसलिए दिया कि भाई जो लोग कहें कि भाई 12 दिन में नेहरू जी बाहर आ गए और उनके परिवार के लोग कहें कि सावरकर जो हैं वो डरपोक थे, वो समझाने के लिए दिया। लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी है कि जो सेल्यूलर जेल में रहेगा वही देश के लिए अच्छी लड़ाई लड़ रहा था और बाकी सब कमजोर थे, गांधी जी कमजोर थे, नेहरू कमजोर थे। फिर तो वही बात हो गई कि आपने डिमीन कर दिया। जीवीएल नहीं सुशांत जी, मेरा कहना ये नहीं है। बल्कि देखिए, राहुल गांधी से कम हम ये उम्मीद नहीं रखते हैं, क्योंकि जिस परिवार के पीढ़ियों ने, दो पीढ़ियों ने आजादी के आंदोलन में भाग लिया, उसका लाभ यदि इस एक परिवार को मिला है, ये पूरी तरह गांधी, नेहरू जी, उसके बाद इंदिरा जी, उसी नाम पर राजीव जी, राहुल जी, उनके बच्चे, उनके परपोते, ये सब देश के लिए लड़ने के लिए अपना एक तरह से पूरा अपने योगदान के लिए पूरा लाभ लिए हैं। ये सबको दिखता है। वीर सावरकर जी कौन से मंत्री बने थे, कौन से प्रदेश के मुख्यमंत्री बने थे, उनके पार्टी, उनके परिवार के सदस्य। या ये असली त्याग नहीं है क्या? असली त्याग करने वाले अब आचार्य प्रमोद कृष्णम जी वो दूसरा एंगल ला रहे हैं। वो कह रहे हैं कि जो गांधी परिवार के लोगों ने किया, उन्होंने उसके बदले फिर बाद में जब देश आजाद हुआ तो कुछ ना कुछ उनको मिल गया। वीर सावरकर ने तो कुछ नहीं लिया, तो वो तो और ज्यादा त्याग करने वाले थे। देखिए सुशांत जी, बीजेपी में और कांग्रेस में यही अंतर है, यही मुझ में और जीवीएल में अंतर है। जीवीएल भी बुरे व्यक्ति नहीं है, विद्वान व्यक्ति हैं, सोच समझ के बोल रहे हैं। ये हर बात को पॉलिटिकल एंगल से देख रहे हैं, अपने हितों को साध रहे हैं। मैं ईमानदारी से विश्लेषण कर रहा हूं। मैंने वीर सावरकर जी की भूमिका की सराहना भी की, और मैंने नहीं, इंदिरा गांधी जी ने की, उनका सम्मान किया इंदिरा गांधी जी ने। और मैं मानता हूं कि उनकी भूमिका जो सराहनीय है, जिस भूमिका को सराहा जा सकता है उसके प्रति हम नमन करते हैं। लेकिन उनकी चिट्ठी भी एक तरह से सामने है, तो वो चिट्ठी मेरी नहीं है, वो खुद वीर सावरकर जी की लिखी हुई है। दूसरा एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है, महात्मा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू, मंगल पांडे, रानी झांसी, अशफाकुल्लाह खां, ये हमारे हीरो हैं। ये स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के नायक हैं, महानायक हैं ये लोग। सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह, कितने लोग, हजारों लोग, कहां तक नाम गिनाएंगे। ये हमारे नायक है। जब हम अपने महानायकों की जीवन की समीक्षा करें या उनके कृत्यों का पर विश्लेषण करें तो ईमानदारी बरतनी चाहिए। जीवी नरसिम्हा राव जी को, आप संसद के सदस्य हैं, आप कहना चाहते हैं कि नेहरू अंग्रेजों से मिले हुए थे। बिल्कुल सुशांत सिन्हा, आपने अच्छा सवाल किया कि देश की आजादी के बाद जब वो प्रधानमंत्री बने उसके बाद के फैसलों पर उनकी समीक्षा की जा सकती है। लेकिन पंडित नेहरू, जिन्होंने तमाम ऐशो आराम छोड़ के 10 साल से ज्यादा जेल में बिताए, कमला नेहरू, महात्मा गांधी, इनके ऊपर सवाल खड़ा किया जा सकता है क्या? जीवीएल नरसिम्हा राव जी, आप थोड़ा, मेरा आग्रह है कि इस पूर्वाग्रह से अलग आइए। जिस तरह खुल करके मैं वीर सावरकर जी के सराहना कर रहा हूं, उनके उस भूमिका की, और ये जानते हुए कर रहा हूं कि कांग्रेस पार्टी के अंदर मेरी आलोचना होगी, ये जानते हुए कर रहा हूं कि कांग्रेस पार्टी के कुछ नेता मुझ पर हमला करेंगे। लेकिन कांग्रेस पार्टी में आंतरिक बात, अपनी स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की आजादी है, हमें स्वतंत्रता है। आप भी थोड़ा खुले दिल से बात करिए। सतीश जी, मैं आपके पास आऊं उससे पहले जीवीएल इस पर आप रिस्पॉन्ड करें। सराहना करना सीखिए, जीवीएल रिस्पॉन्ड करें। और जहां तक 10 सेकंड, जहां तक राहुल गांधी जी का, राहुल गांधी जी के ऊपर हमले कीजिएगा, जितने खतरनाक हमले हैं आप राहुल गांधी जी के ऊपर कीजिएगा। लेकिन राहुल गांधी जी के ऊपर हमले करते करते आप पंडित नेहरू को अंग्रेजों का पिट्ठू बताना छोड़िएगा। अपने पार्टी के नेताओं से कहिएगा कि पूर्वजों का सम्मान करना सीखें। आचार्य जी, मैंने आचार्य जी उनका जवाब सुन लीजिए। आचार्य जी उनका जवाब सुनिए। जीवीएल बोलो। आचार्य जी, मैंने ऐसे शब्दों का प्रयोग नहीं किया था, बिल्कुल सुनूंगा। सुनूंगा। मेरा ऐसा भाव भी नहीं था, तो इसे मैंने कभी नहीं कहा कि उनका योगदान नहीं था, बड़ा योगदान था। कम से कम उस योगदान के लिए उनके 4 पीढ़ी आज भी राजनीति में है। राहुल गांधी जी का क्या कंट्रीब्यूशन है? ये राजीव गांधी जी के बेटे हैं, पोते हैं इंदिरा गांधी जी के। इसके अलावा उनको वो दायित्व मिलता है उनको
तो ऐसे एक व्यक्ति जिनके पूरे राजनीतिक जीवन एक परिवारवाद के आधारित है, उनको कम से कम इस प्रकार का बयान नहीं करना चाहिए था। ये मेरा स्टेटमेंट। ठीक है, ठीक है। मैं इसको दोहराऊंगा। ठीक है, वो आचार्य जी कह रहे हैं कि वो नेहरू जी पे प्रश्न नहीं उठा रहे, वो उठा रहे हैं प्रश्न राहुल गांधी पर कि भाई आपका क्या कंट्रीब्यूशन है जो आप इतने बड़े बड़े लोगों पर सवाल उठा रहे हैं। वो उनका जवाब आपको ये है। सतीश जी, कांग्रेस में जो व्यक्ति हैं वो बैठकर कह रहे हैं कि कोई वीर सावरकर को डरा हुआ नहीं बता सकता, उनको जो है अंग्रेजों का नौकर नहीं बता सकता, वो देश के सपूत थे। आप कह रहे हैं कि नहीं भाई वो तो डरे हुए थे। वो कांग्रेस में बैठकर राहुल गांधी की बात मानने को तैयार नहीं है। नहीं सुशांत जी, देखिए मेरे सवाल नहीं उठाया, मेरे कुछ प्रश्न थे जो मैं आपसे पूछूंगा। देखिए आज आपकी डिबेट में एक बात तो समझ में आ गई ना कि चाहे आरएसएस हो या बीजेपी हो, ये सावरकर की इमेज को लेकर के चिंता इनका विषय नहीं है। इनका विषय ये है कि आजादी की लड़ाई में जो जितना लाभ, सत्ता का लाभ कांग्रेस ने उठाया है, बीजेपी को शायद उतना लाभ मिल नहीं पाया है। और मुझे तो ऐसा लगता है क्योंकि स्वतंत्रता आंदोलन में जो बीजेपी और आरएसएस जो उस समय का जो हिंदू महासभा है, वहां हिस्सेदारी कम है, वहां लोग कम है जिनको ये बताया जा सके कि ये लोग भला भला विचार को मानने वाले लोग थे। मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं वीर सावरकर के ऊपर चर्चा करा करके बीजेपी और आरएसएस स्वतंत्रता आंदोलन में अपनी हिस्सेदारी को इस देश दुनिया को दिखाना चाहती है, ताकि ये भी सत्ता का लाभ ले सके। जैसा कह रहे हैं कि स्वतंत्रता तो लाभ ले ही रहे हैं। सतीश जी ने बहुत अच्छा, वो तो लाभ ले ही रहे हैं। वो तो पिछले 8 साल से सत्ता में है, उसके पहले भी सत्ता में रहे जब वीर सावरकर का राग नहीं छेड़ा गया था। वीर सावरकर को तो राहुल गांधी उठाकर ले आए पूरे चर्चा में। वो तो पहले भी सत्ता में थे, अभी भी सत्ता में है। आप सुनिए ना। अरे हम क्यों सुने भाई, आपको काउंटर क्वेश्चन नहीं करूं, सिर्फ आप जो बोले वो सुनता रहूं, सुनने थोड़ी बैठा हूं। आप कह रहे हैं सत्ता के लिए कर रहे हैं, तो सत्ता के लिए इन्होंने वीर सावरकर का नाम थोड़ी उठाया, राहुल गांधी उठाया, और ये तो ऑलरेडी सत्ता में है। देखिए मेरा सवाल ये है सुशांत जी कि देखिए इतिहास के उस हिस्से को तो आप मानेंगे जो आपके विचार को मजबूत करता है। इतिहास के उस हिस्से को से आप सहमति नहीं जताएंगे। कौन सा हिस्सा से भाई बताइए, हम सुन लेते हैं। कौन सा हिस्सा से सहमत नहीं है बताइए। नहीं आप सुनिए ना, सुनाइए ना। मेरा कहना ये था, चर्चा यहीं से शुरू होगी। अगर वीर सावरकर जी ने माफी मांगी है, अगर अंग्रेजों से माफी मांगना बहादुरी है, ताकत है, ये बीजेपी मान रही है, तो मुझे मानने में कोई दिक्कत नहीं है। अरे भाई मैं आपको उदाहरण दे रहा हूं कि औरों ने मांगा। मैं आपको यंग इंडिया में, अरे भाई गांधी जी ने लिख दिया कि औरों को माफीनामा के बाद मिल गया, वीर सावरकर को नहीं छोड़ा, उनको भी मिलना चाहिए। महात्मा गांधी उस आदमी को डरपोक नहीं मान रहे, सुभाष चंद्र बोस नहीं मान रहे, इंदिरा गांधी नहीं मान रही। सतीश जी आप कौन है, हम कौन है जो बोले कि नहीं ये डरपोक थे? आप उनसे बड़े कंट्रीब्यूटर थे क्या महात्मा गांधी ने कहा कि तुम माफी मांग के बाहर क्यों आए हो, बाहर बैठो? महात्मा गांधी ने स्वागत किया उनका। सुनिए। इसका मतलब तो ये है कि अगर माफी मांगना सावरकर जी की महानता है, तो अब भगत सिंह ने माफी क्यों नहीं मांगी? उन्होंने फांसी क्यों ले दी? अरे भाई आ गया ना आपने। अरे भाई मैं सुनिए ना। अरे जिन लोगों ने हंसते हंसते अपनी जान गंवाई, जिन्होंने अपने परिवार गुजारे, जिन्होंने अपना पूरा जीवन इस देश के ऊपर बलिदान कर दिया, उसके बावजूद भी अगर उन्होंने माफी नहीं मांगी है तो क्या उनका दुर्भाग्य था? मेरा कहना यह है कि सावरकर जी की कुछ मजबूरियां हो सकती है। अगर बीजेपी आरएसएस इस बात को कहती है तो मैं इनकी बात से सहमत। अरे भाई पर मैं आपसे कह रहा हूं, सुनिए मेरी बात सुनिए। अगर किसी के बहादुर होने का और देश के लिए कंट्रीब्यूट करने का पैमाना यही है कि वो फांसी पे चढ़ जाए, तो फांसी पे तो गांधी जी भी नहीं चढ़े, फांसी पे तो नेहरू भी नहीं चढ़े। नेहरू के पिताजी ने कहा कि ये लो बॉन्ड और इनको छोड़ो, मेरे बेटे को क्यों छुड़वाया? चढ़वा देते फांसी पे फिर। अरे सुशांत जी, इसका मतलब जिन लोगों ने अपनी फांसी पे चढ़े वो गलत थे ना। अरे आपकी डिबेट का तो लंबा है ना आप कि भगत सिंह जी ने अगर अपने, सुनिए ना, अगर भगत सिंह जी को फांसी हुई है तो वो तो गलत हो गया ना आपके हिसाब से। अरे भाई किसी को फांसी हुई, किसी को गोली लगी, कोई 9 साल 10 महीने तक जेल के अंदर कोल्हू के बैल की तरह पिसता रहा, वो कुछ नहीं है। जो फांसी पे चढ़ेगा उसी का कंट्रीब्यूशन है। मावरकर साहब क्या यही माना जाएगा पैमाना? जो फांसी पे चढ़ा वो ठीक, जो नहीं चढ़ा वो तो डरपोक था, माफी लेकर बाहर आ गया। नहीं सतीश जी अब नहीं देख पाऊंगा। मावरकर जी बोलिए। देखिए समय पहली बात तो ये है कि कोई नहीं मेरी बात सुनिए आप। समय तक अगर प्रभावित थे भगत सिंह तो वो सावरकर से थे। जो 5 किताबें मिली उनके जेल कोठरी में से, उनमें से एक सावरकर की लिखी गई थी और
जो सावरकर के बायोग्राफर है, पहले बायोग्राफर धनंजय कीर, उनकी किताब पढ़ें तो भगत सिंह और उनके दोनों साथी उनको मिलने आए थे सावरकर को छुप के रत्ती में। तो ये पूरी बात सावरकर वर्सेस भगत सिंह करना, ये भी एक षड्यंत्र है सावरकर को बदनाम करने का। अगर सावरकर को माफी मांग के तो 10 साल हो चुके थे, 1900 जब वो 1928 में मिलने गए, वो 27 के अंदर, तो भगत सिंह को तो मालूम ही होगा ये। तो भी भगत सिंह सावरकर को अपना आदर्श पुरुष मानते थे। तो ये पूरा जो षड्यंत्र है भगत सिंह को सावरकर के सामने रखने का, ये भी एक बहुत सोची समझी चाल है सावरकर को बदनाम करने की। शांतनु जी, आपके हिसाब से जो फांसी पे चढ़ा उसी का कंट्रीब्यूशन गिना जाएगा क्या इस देश के अंदर? देखिए, राहुल गांधी के इस प्रश्न से हम अपनी डिबेट को इतने नीचे स्तर पे आ गए हैं कि हम इस तरह के प्रश्न पूछ रहे हैं कि जो फांसी पे चढ़ेगा वो स्वतंत्रता सेनानी है क्या, जो जेल में रहेगा वो स्वतंत्रता सेनानी क्या। राहुल गांधी ने डिबेट को, नेशनल डिबेट को इस स्तर पे ले आया है। लेकिन उनका मकसद क्या था? 1947 के साथ जिस तरह से कांग्रेस ने वामपंथियों के साथ मिलकर जो हिस्ट्री ली, उसका पर्पस ये था कि नेहरू को लार्जर देन लाइफ एस्टैब्लिश कर दो। नेहरू अच्छे थे बुरे थे वो अलग डिबेट है, लेकिन नेहरू को लार्जर देन लाइफ एस्टैब्लिश कर दो। और उस प्रोसेस में चाहे वो सरदार पटेल हो, चाहे वो बोस हो, चाहे वो सावरकर हो, चाहे वो डॉक्टर अंबेडकर हो, सबको छोटा कर दो। सबको, ना तो उनको भारत रत्न दो, ना उनके बारे में लिखो किताबों में, उनको साइड में कर दो। तो ये उस प्रयास का है। और राहुल गांधी वो जो पुरानी प्रथा है उसको आज तक ढो रहे हैं। लेकिन मेरा कहना, अगर मैं उनको सलाह दूं, इससे उनको राजनीतिक लाभ भी नहीं होगा। देखिए, आप महाराष्ट्र में जाके, अगर आप महाराष्ट्र में एक एवरेज घर में सावरकर की फोटो लगी होती है आजकल, मैं महाराष्ट्र में अपनी किताबों की लॉन्च में जाता हूँ, लोगों के घर जाता हूँ, कि एवरेज घर में, जो पॉलिटिकल घर नहीं है, उसके घर में सावरकर की फोटो लगी रहती है। आप वहां जाके सावरकर के केस बोल रहे हैं, तो पॉलिटिकली भी स्ट्यूट नहीं है, ये तो पॉलिटिकली भी बेवकूफी कहूंगा। आचार्य जी, मैं आपको एक बात कह रहा हूं, आप तो राहुल गांधी जी से मिलते हैं, उन तक पहुंचा सकते हैं। मुझे लगता है ना, उनको सबसे पहले अपने आसपास से जो इच्छाधारी वामपंथी हैं, जो अपना रूप बदल लेते हैं सरकार और फायदा देखकर, उनसे खुद को दूर कर लेना। वो उनका नुकसान कर रहे हैं। आप जैसे लोगों से संपर्क में रहेंगे तो अच्छी रणनीति बनेगी, अच्छी सोच से पार्टी आगे बढ़ेगी, फायदा होगा। वो इच्छाधारी वामपंथियों से दूर हो जाएं राहुल गांधी, मुझे लगता है देश को अच्छे विपक्ष की जरूरत है, वो उसमें आगे बढ़ पाएंगे। देखिए सुशांत जी, आप जो बात कह रहे हैं वो बात बड़ी गंभीर है। और ये बात है, हकीकत में क्या है कि राहुल जी बहुत ही अच्छे उदार हृदय वाले व्यक्ति हैं और देशभक्त व्यक्ति हैं। और उनको हिंदू विरोधी सिद्ध करना चाहते हैं कुछ लोग, और बीजेपी चाहती है वो हिंदू विरोधी भी सिद्ध हो जाए और हिंदुस्तान विरोधी भी सिद्ध हो जाए। अब उनके जो इर्द गिर्द के लोग जिन पर आप बात कर रहे हैं, तो भाई वो इतने ताकतवर लोग हैं, और वो राहुल जी की जो इमेज है, जो राहुल जी की भारत जोड़ो यात्रा है, उससे उनकी इमेज देश की जनता में बहुत अच्छी बन के आ रही है। लेकिन उसमें पलीता लगाने का काम राहुल जी के इर्द गिर्द के लोग करते हैं। कोई कन्हैया कुमार जी को देशभक्त बताता है, कोई कन्हैया कुमार को राहुल गांधी जी से बड़ा नेता बता देता है। वहां कुछ ऐसे लोग हैं जिन्हें हिंदू नाम से चिढ़ है, वहां ऐसे लोग हैं, मैं तो कह रहा हूं कांग्रेस पार्टी के अंदर ऐसे लोग हैं जिन्हें हिंदू शब्द से चिढ़ है, जिन्हें धर्म से चिढ़ है, जो धार्मिक नहीं है, जो भगवान को नहीं मानते हैं, ये नास्तिक लोग हैं। जबकि महात्मा गांधी का जो सिद्धांत था वो तो रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम, ईश्वर अल्लाह तेरो नाम, सबको सन्मत दे भगवान, धर्म निरपेक्ष। आचार्य जी देखिए, यही आपकी खासियत है, आप सब खुलकर बोल देते हैं कि राहुल गांधी के आसपास कैसे इच्छाधारी लोग हैं, कैसे उनका पलीता लगा रहे हैं, और कैसे कांग्रेस पार्टी में ऐसे लोग हैं जो हिंदू शब्द से नफरत करते हैं। पर सर माफी, मेरे पास इतना ही वक्त था, मैं आपको फिर बुलाऊंगा। आप जानते हैं मेरा आपसे प्रेम है बहुत, तो मैं आपको फिर बुलाऊंगा। लेकिन आज के लिए डिबेट में इतना ही। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। एक छोटा सा ब्रेक लें।